केएल मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड का द्वितीय पेपर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत के भूगोल का महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय कृषि। भारतीय कृषि प्रधान देश है और देश की लगभग 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है। हमारे देश की कुल राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम जीडीपी का 35% भाग कृषि से प्राप्त होता है। हमारे देश की कृषि द्वारा भोजन की उपलब्धि के साथ साथ करोड़ों लोग कृषि पर आधारित पशुपालन, उद्योग धंधे और कुटीर उद्योग भी चलते हैं। भारतीय जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग कृषि कार्य में लगा हुआ है, फिर भी किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और 50% से अधिक किसानों के पास 5 एकड़ से भी कम भूमि है। यहाँ पर जोतों का आकार कम होने के कारण हरित क्रांति का पूरा लाभ किसानों तक नहीं पहुँचा है। किसानों के पास छोटे छोटे खेतों के टुकड़े पाए जाते हैं और उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होने के कारण भी अधिकांश कृषकों का जीवन स्तर निम्न बना हुआ है। आज हम देखते हैं कि कृषि की अनेक समस्याएं हैं। कृषक, खेती, हर मजदूर आज आत्महत्या कर रहा है और आज हड़ताल कर रहा है और अपने जो न्यूनतम मूल्य का जो प्राप्त करने के लिए सड़कों पर उतरा हुआ है। भारतीय कृषि अब लाभ का व्यवसाय न रहकर केवल जीवन यापन का साधन रह गया है, क्योंकि कृषि का जो मूल्य है वो बाजार के अनुसार या और जो चीज़ें हैं उनके अनुपात में नहीं वृद्धि हो पाती है और किसानों को औने पौने दामों पर उसकी बिक्री करनी पड़ती है। इसलिए किसान की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। भारतीय कृषि की हम मुख्य विशेषताओं को देखें, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, तो सबसे पहली विशेषता है जोतों का आकार छोटा होना। जोतों का आकार का मतलब है कि छोटे छोटे खेत पाए जाते हैं और चकबंदी का अभाव पाया जाता है। जैसे जैसे परिवार बड़ा होता जाता है और खेत का आकार छोटा होता जाता है, उसका बंटवारा होता जाता है। हमारे देश में जोतों का आकार बहुत छोटा है। हमारी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार पिता की जमीन उसके पुत्रों में विभाजित होती जाती है, जिससे जोतों का आकार दिनों दिन छोटा होता जाता है। वर्तमान में भारत के जोतों का औसत आकार 2 हेक्टेयर है तथा देश के कुछ भागों में तो यह आकार 1 हेक्टेयर से भी कम है। जबकि हम विदेशों से तुलना करें तो इंग्लैंड में 25 हेक्टेयर और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये औसत 40 हेक्टेयर है। दूसरी विशेषता है जीवन निर्वाह कृषि। भारतीय कृषि केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए ही की जाती है। यह व्यापारिक कृषि का बहुत कम महत्व है। हमारे देश में 70% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, फिर भी अपनी आवश्यकता के लिए बहुत अधिक कृषि उत्पादन नहीं कर पाते हैं। कृषक अपने परिवार के खाद्यान्न की पूर्ति के लिए खेती करते हैं। इसके विपरीत अमेरिका और अन्य देशों में देखें तो अमेरिका में 6% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। ये देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात भी बड़ी मात्रा में विदेशों में कृषि उत्पादन को निर्यात करता है, जबकि हमारे देश में 70% जनसंख्या कृषि कार्य में लगे होने के बावजूद भी हमको खाद्यान्न और तिलहन और बहुत सारे चीज़ें बाहर से निर्यात आयात करनी पड़ती हैं। कृषि योग्य भूमि का विस्तार। देश की अधिकांश उत्तम कृषि उत्तर भारत के विशाल मैदानों और तटीय प्रदेशों में होती है। हमारे देश की भूमि का कुल क्षेत्रफल 32 करोड़ 87 लाख हेक्टेयर है। कुल क्षेत्रफल भूमि में से 6 करोड़ 88 लाख हेक्टेयर भूमि पर वन पाए जाते हैं।
4 करोड़ 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार हमारे देश का 66.5% भूमि पर कृषि की जाती है। तो स्पष्ट है कि भारत में कृषि क्षेत्र के विस्तार की काफ़ी संभावनाएं हैं। बहुत सारी जमीन बंजर पड़ी हुई है, बहुत सारी रेगिस्तानी क्षेत्र है, उबड़-खाबड़ है। चौथा है भारतीय कृषि मानसून के हाथ में जुआ है। हमारे देश की कृषि अभी भी मानसून वर्षा पर निर्भर है। इसलिए कहावत है कि भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। भारतीय मानसून वर्षा अनिश्चित है, अनियमित है। कभी कभी तो सामान्य से कम वर्षा होने के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है और कभी कभी सामान्य से अधिक वर्षा होने पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। कभी कभी मानसून वर्षा समय से पहले ही आ जाती है और कभी कभी देर से आती है या बीच में कई दिनों तक वर्षा नहीं हो पाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय कृषि की सफलता मानसूनी पवनों द्वारा होने वाली वर्षा पर निर्भर है। अतः भारतीय कृषि मानसून के हाथ में जुआ है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव, हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है। इसका कारण अभी भी हरित क्रांति का लाभ सभी प्रदेशों में नहीं पहुंचा है और हमारी कृषि में यंत्रीकरण का अभाव है। अभी भी हमारे कृषक पुराने परंपरागत तौर तरीके से कृषि करते हैं। अधिकांश कृषि कार्य किसान और अपने उसके परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिससे कृषि पर जनसंख्या का दबाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। छठा है सिंचाई की सुविधाओं का अभाव। भारत में वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता मानसून पवन द्वारा होती है, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इसलिए नियमित कृषि करने के लिए सिंचाई की सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होना बहुत आवश्यक है। लेकिन अभी तक भारत में कुल बोई भूमि के 45% भाग पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बाकी जो क्षेत्र है वो वर्षा पर ही निर्भर है। कृषि फसलों की विविधता। भारत एक विशाल देश है। उत्तर से दक्षिण तक हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस कारण हमारे देश में अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। मिट्टी की उपजाऊपन शक्ति का कम होना। भारत में सदियों से खेती की जाती है। लगातार खेती करने से मिट्टी की उपजाऊपन, फर्टिलिटी बहुत कम हो जाती है या क्षीण हो जाती है। मजबूत आर्द्र दशा के अभाव में ज़्यादातर किसान महंगे रसायन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड खरीदने में असमर्थ रहते हैं। फसलों की बीमारियां या कीड़े। अनेक प्रकार की बीमारियां और कीड़े भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। गेहूं को करंजवा नामक की बीमारी लग जाती है, जिससे गेहूं के दाने बेकार हो जाते हैं। इसी तरह से अनेक फसलों में कीड़े मकोड़े लगने से हर वर्ष भारतीय किसानों को बहुत सारा नुकसान उठाना होता है। भारत में लगभग 10% फसलें कीड़ों द्वारा खराब हो जाती हैं। प्रति हेक्टेयर उपज की कमी। हमारे देश कृषि प्रधान है, तथापि हमारे देश की कृषि अन्य विकसित देशों की अपेक्षा पिछड़ी हुई है। भारत की कृषि पिछड़ी होने के कारण निम्न कारण है। यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम पाया जाता है। भारत के अधिकांश भागों में अभी तक प्राचीन पद्धति से खेती की जाती है, जिसमें हल बैल का प्रयोग किया जाता है या पारंपरिक कृषि की जाती है। खेती में आधुनिक यंत्रों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है और कमजोर पशुओं और पुराने कृषि यंत्रों द्वारा उत्पन्न खेती संभव नहीं है। हमारे देश के कृषकों के पास छोटे छोटे खेत हैं और साथ ही खेत अलग अलग और दूर दूर और बिखरे हुए हैं। अलग अलग दिशाओं में और दूर दूर होने से उनको जोतने, बोने और निलाई गुड़ाई करने में, सुरक्षा करने में और सिंचाई सुविधा विकसित करने में बहुत अधिक असुविधा होती है। हमारे देश के अधिकांश कृषक अभी भी अशिक्षित हैं। वे न तो अच्छे बीजों का प्रयोग करते हैं, न रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं और न ही आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करते हैं और न उन्हें उचित फसल परिवर्तन का ज्ञान है। फसलों को बदल बदल कर बोने का भी उनको ज्ञान नहीं है और न किसानों के कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कोई पाए जाते हैं, नहीं हो पाते हैं। उनमें खेती बाड़ी के सामान्य ज्ञान की कमी है। किसान अशिक्षित हैं
और अशिक्षित और पिछड़े होने के कारण आधुनिक कृषि का फायदा किसानों को नहीं मिल पाता है। भारत में प्राचीन समय से ही भूमि पर कृषि की जाती रही है, जिससे भूमि के पोषक तत्व, जिसमें मुख्य और पोषक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, उनकी शक्ति, उपजाऊपन कम हो गई है। यही यदि भूमि में रासायनिक खाद न डाले जाए तो किसान को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। गरीब को खाद का भी प्रयोग नहीं कर पाता है, वो गोबर का खाद या उपले या ईंधन के रूप में जला देता है। किसान का आर्थिक रूप से संपन्न न होने से भी देश की कृषि पिछड़ी होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। सभी कारणों के परिणाम स्वरूप हमारे देश में प्रति हेक्टेयर उपज दूसरे देशों की अपेक्षा बहुत कम है। हमारे देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 27 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि फ्रांस में यह 4773 और ब्रिटेन में 52 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। इसी प्रकार भारत में चावल की प्रति हेक्टेयर उपज मात्र 208 किलोग्राम है, जबकि जापान में 6340 और कोरिया में 6556 किलोग्राम है, जो कई गुना अधिक है। अब हम बात करते हैं मुख्य फसलें। भारत में मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी पैदा की जाती हैं। यहाँ पर अलग अलग जलवायु की विशेषताओं के कारण, विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, धरातल, मिट्टी, जलवायु के कारण भारत में लगभग सभी प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। भारत में मुख्य जो फसलें उगाई जाती हैं, उनमें हम तालिका के द्वारा भी देख सकते हैं कि भारत को में जो फसलें उगाई जाती हैं, उनमें प्रति हेक्टेयर उपज किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 1950-51 से 2006-07 तक का विश्लेषण दिया गया है। चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 50-51 में 668 था, जो आज बढ़कर 2127 2006-07 में हो गया। गेहूं का भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन 665 से 2671 हो गया। ये सब हरित क्रांति और अच्छे बीज और आधुनिक यंत्रों के कारण ही ये हो पाया है। ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें, तिलहन का भी देखें तो 481 से 917 हो गया। कपास का 88 से 422 और जूट का भी 1043 से 2339 हो गया है। ये सारे जो आंकड़े हैं वो आर्थिक समीक्षा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़े हैं। भारत में जो उत्पन्न की जाती हैं प्रमुख फसलें, जो मेजर क्रॉप्स, उनमें खाद्यान्न फसलें हैं, जिनमें हम चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ और दालें आदि को रख सकते हैं। दूसरा है पेय पदार्थ, जिनको लोग पीने के काम में चाय और कहवा, जो पेय पदार्थ के काम में ली जाती हैं, इनकी पत्तियाँ। व्यावसायिक फसलें जो कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, जिनसे नकदी आती है, जैसे गन्ना है, रबड़ है, तंबाकू है, तिलहन है। ये सारी फसलें जो है क्रॉप्स व्यावसायिक फसलें हैं, जिनका उत्पादन व्यवसाय हेतु किया जाता है। रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलों में कपास और पटसन, इनमें हम इनसे कपड़े या जूट, पटसन से हम जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको कच्चे माल के रूप में उत्पादन करते हैं। कपास से हम बहुत सारे कपड़े बुनते हैं। इस तरह से भारत में जो है वो खाद्यान्न फसलें, पेय फसलें, व्यावसायिक फसलें और रेशेदार फसलें आदि बोई जाती हैं। तो हम देखें तो ये जो फसलें हैं, ये भारतीय कृषक द्वारा बोई जाती हैं।